हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑन डेमोक्रेसी है उस पे है। बेसिकली जो इसकी व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी है वो एज रिस्पॉन्स थी टू द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। इसके जो फादर थे जेम्स मिल, उसने एक एस्से लिखा था, बुक की फॉर्म में वो पब्लिश हुई थी, एन एस्से ऑन द गवर्नमेंट। तो उसमें जो जेम्स मिल थे, जो कि जेएस मिल के फादर थे, उनकी ये व्यू थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी अब पॉसिबल नहीं थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट और ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये वाहिद वो गवर्नमेंट थी जो कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करती थी इन ट्रू लेटर, इन ट्रू स्पिरिट, लाइक ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। दूसरा जो उनका आर्गुमेंट था जेम्स मिल का, वो ये था कि एक जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट वो होनी चाहिए को टर्मिनस विद द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एंड दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज ओनली पॉसिबल इन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बिकॉज इन डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है, वहां पे जो सरकारें चलाई जाती है उसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोट करते हैं। देयरफॉर वो गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसी डिसीजन ना लेगी जो कि मेजॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। बिकॉज एट ए पीरियोडिक इलेक्शन, जब इलेक्शन का टाइम होगा तो उस वक्त वो जो मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट दे हैड to go back to the people, to the majority for the support or for coming into the power। तो जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये एक तरह की ब्रेक है, एक तरह की लिमिटेशन है ऑन एब्यूज ऑफ पावर, ऑन डिक्टेटरशिप और ऑन टायरनी। जो जेएस मिल की व्यूज ऑन डेमोक्रेसी है वो इनकी दो बुक्स में, एक तो जो ऑन लिबर्टी थी उसमें थोड़ा सा इसका जिक्र मिलता है, दूसरा इसकी जो एक फेमस वर्क थी वो थी कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इन दो वर्क्स में हम जो मिल की व्यूज ऑन डेमोक्रेसी है वो सम अप करते हैं। तो मिल का ये मानना था कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल लाइफ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर चाहे वो इलेक्शन की सूरत में हो, फिर चाहे वो प्रोसेशन की सूरत में हो, फिर चाहे वो किसी पार्टी की सूरत में हो, जो लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, इससे क्या, इससे एक तो नंबर वन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है उस बंदे की, इट लीड्स, और दूसरा जो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट डेवलप हो जाता है एक बंदे में। और इस तरह से मिल का ये मानना था कि जो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी को जब हम मिक्स करते हैं, कि जिस समाज में, जिस सूरत में जब डेमोक्रेसी और लिबर्टी आपस में मिल जाएंगी, दे क्रिएट कंडीशंस फॉर एक्सलेंस, ह्यूमन एक्सलेंस, की जहां पे एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की हो जाए, या जहां पे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए वेयर पीपल वुड लिव ए हैप्पी लाइफ, वेयर people would live a contented life, where people will have that self-fulfillment, or the purpose of living under a particular state is fulfilled through a democratic or representative government। नाउ मिल के नजदीक जो बेसिक एलिमेंट्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थे, वो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्शन, डिबेट, डिस्कशन, ये बेसिक एलिमेंट्स लिबर्टी के हैं। और ये जो एलिमेंट्स है ये जरूरी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, चूंकि ये चीजें जरूरी है एंड चूंकि ये डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल है, therefore डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। और जो दूसरी बात का जिक्र करते हैं मिल, वो ये कहते हैं कि जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, जब एक डेमोक्रेटिक चेक नहीं होता है, जब एक लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, यानी जो गवर्नमेंट को लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट जो कवानीन बनाती है वो तानाशाही पे मबनी होते हैं, वो डिक्टेटरशिप पे मबनी होते हैं, या वो अपनी मनमानी पे कवानीन
कवानीन बनाते हैं, बिकॉज वहां पे दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड मनी अ टाइम इट विल हैपन कि जो सरकार होगी वो ऐसे कवानीन बनाएंगे जो लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है, जो लोगों के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट हो। तो मिल ये कहता है कि जो ये डेमोक्रेसी है थ्रू द डिवाइस ऑफ इलेक्शंस के जरिए जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी ऐसा लॉ, ऐसा एक्शन, ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे दैट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। देयरफॉर बिकॉज ऑफ द डिवाइस ऑफ डेमोक्रेसी लिबर्टी इज सेफ गार्डेड, कि लिबर्टी को अगर हमें बचाना है उसके लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी हो। यानी जो ये मिल कहते थे कि सस्टेन करने के लिए, लिबर्टी को सस्टेन करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। इन दो कॉजेज के लिए भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गुड गवर्नमेंट। लेकिन जो क्लासिकल लिबरल व्यू और यूटिलिटेरियन व्यू ऑन डेमोक्रेसी, उस पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए, कुछ रिजर्वेशंस थी जेएस मिल को। जैसा कि हम देखते हैं नंबर 1 कि मिल इस नोशन के खिलाफ था दैट एवरी मैन काउंट्स एज ए वन वोट, कि वन मैन वन वोट जो ये नोशन है ये गलत है। इसका ये मानना था कि सम पीपल आर इंटेलेक्चुअली मोर कैपेबल and therefore those who are more capable should get more representation, and those who are less capable, who are ignorant, who are less educated, उनके लिए उनके जो वोट का वैल्यू है वो कम होना चाहिए। इनडायरेक्टली मिल प्रोपेगेट कर रहा था या प्रपाउंड कर रहा था प्लूरल वोटिंग, जहां पे जो मोर एजुकेटेड हो, जो इंटेलेक्चुअली मोर कैपेबल हो, उनको ज्यादा वोट दिए जाए और उनके वोट का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज किया जाए, प्लूरल वोटिंग हम जिसे बोलते हैं। और जो लेस एजुकेटेड है, जो इग्नोरेंट है, उनके वोट का वैल्यू कम होना चाहिए। और जो दूसरी रादर रिजर्वेशन जेएस मिल की थी वो ये थी कि जो प्रॉपर्टीड क्लास है उनको भी जो उनके वोट का वैल्यू है वो थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। रीजन ये था कि सिंस ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट की इनकम में, जब टैक्स लगाती है तो इट इज द रिच पीपल हु पे द टैक्सेस। देयरफॉर for contributing more towards the state, they shall be given more power to decide in the matters of the state। यानी इनडायरेक्टली इनके वोट का वैल्यू, जो प्रॉपर्टी क्लास है, जो टैक्स देता है स्टेट को ज्यादा, उनके वोट का वैल्यू वो भी इंक्रीज किया जाए, सो दैट दे विल नॉट बी आउटमेनर्ड बाय द पुअर। तो तीसरी रिजर्वेशन रादर ये एक रिकमेंडेशन थी मिल की कि इसने कहा कि हमने एक डेमोक्रेटिक या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में सेकंड चेंबर बनाना चाहिए, और इस सेकंड चेंबर में जो मेंबर्स होंगे वो उन क्लासेस के होंगे जिनके पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो थ्रू इलेक्शंस लेजिस्लेचर का हिस्सा बन सके। लाइक जिनकी फॉर एग्जांपल इसमें वो मेंबर्स होंगे जिनकी एक्सपीरियंस होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनकी एक्सपीरियंस होगी गवर्नेंस में, या जो सपोज इंटेलेक्चुअल क्लास, एकेडमिक क्लास, या पीपल फ्रॉम डिफरेंट एसोसिएशंस वर्किंग इन द फील्ड। तो इस जो सेकंड लेजिस्लेचर होगा, जो सेकंड चेंबर होगा, इसमें वो क्लासेस, वो पीपल इलेक्ट किए जाएंगे जिनकी एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड्स में होगी। तो और इसका जो दूसरा बेनिफिट होगा इस सेकंड चेंबर का कि कोई लॉ अगर फर्स्ट चेंबर जो लोअर हाउस होगा, अगर वो कोई लेजिस्लेशन जल्दी में करेगी, मतलब उसमें हेस्टीनेस दिखाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, हेस्टी लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेकंड चेंबर होगा, which will compel the legislature to have the second look। Therefore, second chamber creation in the representative democracy was the suggestion of this
जे.एस. मिल, और ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन थी जे.एस. मिल की ऑन द मैटर ऑफ डेमोक्रेसी और ऑन द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क सबमिशन थी जे.एस. मिल की, वो ये थी कि वुमन को राइट टू वोट दिया जाए। अब इससे पहले ये होता था, अगर हम यूटिलिटेरियन व्यूज भी, उन्होंने भी वुमन को एक्सक्लूड किया था राइट टू वोट से। अब यूटिलिटेरियन जो जेम्स मिल थे, उनका ये मानना था कि जो एक वुमन है, जो उसकी इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करता है, या तो उसका हस्बैंड करता है, या भाई करता है, या बेटा करता है। यानी जो घर का एक मर्द फैमिली हेड होगा, तो वो ही अपने घर की औरतों की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर वुमन नीड नॉट टू वोट। लेकिन इस नोशन के अगेंस्ट मिल थे। ये उस जमाने में एक लैंडमार्क आइडिया था जे.एस. मिल का कि वुमन कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड इट इज रॉन्ग, कि ये गलत है कि 50% की आबादी के सिकल को, 50% आबादी के इंटेलेक्ट को हम सप्रेस कर रहे हैं। दे हैव इक्वल राइट, they have equal right to participate in the matters of the politics। यानी इन शॉर्ट ये जो जे.एस. मिल है, ये इस फेवर में थे कि राइट टू वोट जो वुमन को वो दिया जाए। और याद रखना चाहिए, क्योंकि जे.एस. मिल हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे, तो उसमें एक बिल भी इसने इंट्रोड्यूस की जिसपे बहुत सारे औरतों ने सिग्नेचर्स, एटलीस्ट 1500 वुमन ने सिग्नेचर दिया था कि वी शैल बी गिवन द राइट टू वोट। तो उस बिल को इसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक और सजेस्टिव रिफॉर्म था जे.एस. मिल का ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब मिल ने जो आइडिया दिया था कि प्रॉपर्टीड क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास को ज्यादा वोट दिया जाए, उनके वोट के का ज्यादा वैल्यू रखा जाए, इस बात पे जे.एस. मिल को एक्यूज किया गया कि मिल एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, कि इसने जो ही ये स्टॉप हो गए ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू यूनिवर्सल डेमोक्रेसी जिसे हम कहेंगे, उसको मिल प्रमोट नहीं करते हैं। तो उसके लिए दैट इज व्हाई पीपल यूज्ड टू से दैट ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन एक चीज हमें याद रखना है, हमने प्रॉपर कंटेक्स्ट में देखना है कि जो मिल का आइडिया था डेमोक्रेसी का, मिल को ये चीज खदशा हो गया था, या उसने फोर्स ही किया था कि अगर हम कॉमन मासेस को एनफ्रेंचाइज करे, कॉमन मासेस को एम्पावर करे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल पीपल डू नॉट पोजेस इक्वल विजडम, अगर ग्रीक नोशन में देखा जाए। देयरफॉर कॉमन मासेस कैन इजीली बी मिसलेड। कोई भी बंदा कॉमन मासेस की इमोशंस को यूज करके अपना इंटरेस्ट फर्दर कर सकता है। हम देखते हैं कि जब हिटलर की इमरजेंस हुई 1930s में, तो हिटलर ने जो पॉपुलर सपोर्ट यूज किया, लोगों की इमोशंस में को यूज किया अपने इंटरेस्ट फर्दर करने के लिए, दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द ट्रेजिक वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इस कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो जो जे.एस. मिल का नोशन ऑफ डेमोक्रेसी था, इसका मकसद ये था कि ऑन द वन हैंड, इफ वी नीड टू हैव डेमोक्रेसी, वी नीड टू हैव द कॉमन पीपल, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव check on the majoritarianism, we need to have check on the democratic authoritarianism। तो इस एंगल से जब देखा जाए, we cannot say कि this Mill did not believe in democracy, or Mill was reluctant to bring democracy in the society। So this was his notion of this views on democracy के फेवर में ये थे, लेकिन at the same time ये डेमोक्रेसी में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। So that is all about the J.S. Mill's views on democracy। Thank you very much।